वहाँ का पीआर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर ट्रैवल बडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कनाडा में जाकर जॉब करनी है या वहाँ का पीआर चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। आज के हम वीडियो में समझेंगे कैसे आप सस्ते में जा सकते हैं, आपको कैसे सस्ते में मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं इंडिया में, स्पेशली पंजाब साइड में, जो कनाडा वर्क परमिट के नाम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। जैसे 8 से 9 लाख रुपए तक भी ले रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी किस प्रोफाइल की जॉब मिल रही है उसके ऊपर भी, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि कैसे आप सस्ते में जा सकते हैं, वहाँ पे कम से कम पैसों में आप जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी अपकमिंग ट्रेवल वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है पूरा कनाडा वाला, तो इसको ही मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी कनाडा जाना है, ठीक है, वहां जाकर जॉब करनी है, वहां का पीआर चाहिए, तो पीआर के लिए आपको पहले वर्क परमिट चाहिए, ठीक है। या आप शादी वादी करके सेट हो जाओ वो बात अलग है, लेकिन एक जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट के बाद में कम से कम आप 6-7 साल वहाँ काम करोगे तब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा? अब इंडिया में क्या हो रहा है, अगर आप इंडिया से वर्क परमिट लोगे तो आपको अगर जेन्युइन कंपनी मिल गई, वो तो मिलना मुश्किल है। क्योंकि जो कनाडा की कंपनी है वो डायरेक्ट जो बंदा होता है जिसको जॉब पर रखना उससे कांटेक्ट कम करती है। वो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही जो अपने यहाँ पर रखती है जॉब के लिए। अब क्या होता है, अब आपको अगर कनाडा की कोई कंपनी है वो पहले कनाडा की कंसल्टेंसी पकड़ेगी। अब कनाडा की कंसल्टेंसी वाला इंडिया की कंसल्टेंसी पकड़ेगा। अब इंडिया की कंसल्टेंसी वाला क्या करेगा, ट्रेवल एजेंट भी पकड़ेगा, क्योंकि उसको टिकट्स, वीजा, ये सब चीजें चाहिए, है ना। तो इस पूरी साइकिल में जो वर्क परमिट की कॉस्ट होती है ना, वो 8 से 9 लाख रुपए पहुंच जाती है। आप समझ गए होंगे, सबका कमीशन बीच में जुड़ेगा तो हो ही जाता है, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है, एक तो ये प्रोसेस है आप 8-9 लाख रुपए देके खरीद लो, लेकिन हम बात कर रहे हैं सस्ती वाली कि सस्ते में कैसे काम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको वर्क परमिट लेना है। अब आपका अगर रिफ्यूज हो गया है वगैरह ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा पूरा क्लियर, एंड तक बने रहिए। अभी क्या है, विजिटर वीजा आप अप्लाई करेंगे। विजिटर वीजा के बाद में आप कनाडा जाएंगे, ठीक है। कनाडा में अगर आप डायरेक्ट, अगर आपको जॉब करनी है और आपको सही कंपनी मिल गई, आपका रेज्यूम, आपका इंटरव्यू सब बढ़िया हुआ, तो आपको कोई वर्क परमिट खरीदना ही नहीं पड़ेगा। आपका काम ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। और अगर जैसे कोई कंपनी डायरेक्ट आपसे नहीं कांटेक्ट करती है, वो बोलती है कि यार फलानी कंसल्टेंसी वाले के पास जाओ, जो इंडिया में कंसल्टेंसी वाले के पास जा रहा है, अगर हम डायरेक्ट कनाडा की कंसल्टेंसी के पास जाते हैं तो वो काम जो आपका यहाँ पे 8-9 लाख रुपए में हो रहा है ना, वही काम आपका यहाँ पे 1 से 2 लाख रुपए में हो जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट जाना है, वो अपना कमीशन लेगा, आपको जॉब मिल जाएगी, बात खत्म, ठीक है। अब एक चीज और है कि आपको विजिटर वीजा कैसे मिलेगा या टूरिस्ट वीजा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका आईटीआर, अगर आपकी 50-60 हजार रुपये मंथली इनकम है, ठीक है, तो आपका 6-7 लाख रुपए का आईटीआर हो गया साल भर का, ठीक है। आपके लिए सफिशियंट है एक बंदे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो रहा है, अब मैं एक चीज और आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, और आपकी वाइफ हाउसवाइफ है, ठीक है, और आपको टूरिस्ट वीजा के लिए जाना है, ठीक है, ये टूरिस्ट वीजा की बात कर रहे हो अभी। टूरिस्ट वीजा में आपका अगर 7 लाख रुपए का आईटीआर है और आपकी वाइफ हाउसवाइफ है, उनका कोई आईटीआर नहीं है, तो रिस्क है, ठीक है। लेकिन जाना आपको अकेले, आपकी वाइफ को आपको लेके जाना नहीं है, क्योंकि आपको ही वहाँ सेट होना है पहले, फिर आप अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को बुलाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको फिर भी टूरिस्ट वीजा में भी अपना वाइफ का वीजा साथ में अप्लाई करना ही करना है। क्यों? क्योंकि सिंगल आप करोगे ना, आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं। आपको वाइफ के साथ में अप्लाई करना है, और आपके बच्चे हैं तो उनका भी साथ में अप्लाई करो। तो अगर आपकी 3-4 लोगों की पूरी फैमिली है, सबका वीजा अप्लाई हो रहा है ना, तो आपका 6-7 लाख में काम नहीं होगा। तो आपका आईटीआर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अकेले हैं, सिर्फ आप ही हैं घर में कमाने वाले, आपके ही पेपर लगने वाले हैं, तो कम से कम आपका 10-11 लाख रुपए का आईटीआर होना चाहिए। मतलब लाख रुपए, 80 हजार रुपये मंथली आप मान ही लो आपकी अर्निंग, है ना। तो ये आपका जरूरी है, क्योंकि आप 4 लोगों के साथ करोगे। आप अकेले करोगे, रिस्क ज़्यादा है कैंसिल होने के, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरी फैमिली है अपनी, लेकिन हम जा रहे हैं अकेले घूमने, ये तो कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए
6-7 लाख रुपए अकेले बंदे के लिए ठीक है ITR, लेकिन अगर आप 4 बंदों का सबका, बच्चों का, वाइफ का, सबका कर रहे हो तो अलग। एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आपकी वाइफ भी एम्प्लॉयड है, वो भी कोई काम करती है, उनका भी, या आपका कोई बिजनेस है तो उनके नाम पे भी कुछ है, तो आपके दोनों के पेपर लग जाएंगे। बच्चे तो डिपेंडेंट है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अगर बच्चे बड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन छोटे हैं तो इसमें काम हो जाएगा। टूरिस्ट में आपको टूरिस्ट वीज़ा मिला, 6 महीने का भी मिलता है, 2 साल का भी मिलता है, 10 साल का भी मिल सकता है, 4 साल का भी मिलता है, ऐसा मिल जाता है। ठीक है, अब आप गए वहाँ पे, वीज़ा मिल गया, जरूरी नहीं है फैमिली को ले जाओ, अकेले जाओ। अकेले जाओगे, किसी ने इमिग्रेशन में पूछ भी लिया कि आप साथ में वीज़ा लगा था, अकेले क्यों आए हो, तो बोल देना कि बच्चों के एग्जाम थे, मेरी वाइफ है वहीं पे इंडिया में, मैं अकेला जा रहा हूँ घूमने। ठीक है, चले गए कनाडा, वहाँ पे आपने सेटिंग कर ली, वर्क परमिट ले लिया, बराबर। अब एक चीज़ और है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए हो गई ये बात, अपना इतना ITR है, अपन दे सकते हैं, है ना। तो अगर अपना ITR कम है, मतलब ITR अपनी अर्निंग कम है, 20-30 हज़ार रुपये अपन कमा रहे हैं, तो क्या है, तब अपन विजिटर वीज़ा अप्लाई करो। विजिटर वीज़ा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कनाडा में कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड से अच्छा रिलेटिव है, रिलेटिव होगा बहुत अच्छी बात है, अगर रिलेटिव भी नहीं है तो फ्रेंड, अगर फ्रेंड भी नहीं है ना, तो क्या करना है अपने को, इनविटेशन लेटर परचेज कर लेना है कनाडा का। ठीक है, कनाडा से बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कनाडा में बहुत सालों से रह रहे हैं, उनसे सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, उनसे अपने को इनविटेशन लेटर परचेज कर लेना है। कोई जान पहचान निकालनी है तो फ्री में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रही तो आप परचेज कर लो। कैसे परचेज कर लो, उनसे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ऐसे ऐसे बोलो कि हमें आना है, ऐसा थोड़ी जान पहचान बना लो, तो उनसे परचेज कर लो। जो काम अपना 8-9 लाख रुपए में हो रहा है ना, वो काम अपना 2 लाख रुपए आपके इसके मान लो, और अपना मैक्सिमम बोल रहा हूँ इनविटेशन लेटर के 50 हज़ार रुपये आप मान लो। ठीक है, तो आपका 2.5 लाख रुपए में काम हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए का आपका वर्क परमिट कनाडा में जाके, और इनविटेशन लेटर आपका हो गया जो आपका आप मंगाएंगे विजिटर वीज़ा के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, उस वाले केस में भी आपको क्या करना है, अगर आपकी फैमिली है तो आपको पूरी फैमिली के लिए ही इनविटेशन मंगाना है, क्योंकि अगर आप अकेले के लिए मंगाएंगे, अकेला अप्लाई होगा, कैंसिल हो सकता है। आपको पूरी, अगर आपकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, तो उनके साथ में बच्चा भी है तो बच्चे का भी वीज़ा, भले ही वो नहीं जाए कनाडा में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साथ में पूरा अप्लाई करना ही है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है, आप गए वहाँ पे, आपको वर्क परमिट मिल गया। वर्क परमिट का मैंने आपको बता दिया कैसे मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी में जाओ, नहीं तो कंसल्टेंसी में जाओ। 8 लाख रुपए वाले आपके 2.5 लाख रुपए लगेंगे, और अगर इन्विटेशन है, वहाँ का कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, रिलेटिव में चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्रेंड में कम होते हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन ही होता है, बिल्कुल चाचा मामा ऐसा होता है, तो बिल्कुल ही और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो विजिटर में आपको वहाँ के उनका इनविटेशन के साथ में आपको उनका बैंक स्टेटमेंट और ITR भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जो आपकी इनकम है ना, वो थोड़ी कम भी चल जाएगी, क्योंकि वो अपने इनविटेशन लेटर में ऐसा लिख देंगे कि जो हम इसको बुला रहे हैं और ये हमारे यहाँ रुकेगा, भले ही आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप वो ऐसा लिख देंगे ना, भले आप उनके साथ में वहाँ जाके नहीं रुको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई चेक करने नहीं आ रहा आपका कि आप वहाँ उनके घर में रुके हो या नहीं। ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है तो इसकी बात अलग है, क्वारंटाइन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप वर्क परमिट के लिए पहले इनविटेशन लेटर ले लो, इनविटेशन के लिए कोई सेटिंग नहीं हो रही तो परचेज कर लो, परचेज करने के बाद वर्क परमिट ले लो। ठीक है, और टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाओ, टूरिस्ट वीज़ा से भी वहाँ की कंसल्टेंसी को पकड़ो, उसके बाद में वर्क परमिट ले लो। ठीक है, अब एक कंडीशन और है, स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, अब क्या है, हमारी एज निकल गई है, स्टूडेंट नहीं है हम, तो हम ये दोनों कैटेगरी पकड़ेंगे, लेकिन हमारी एज अभी है, तो वहाँ पे आप कोई कोर्स कर लो वहाँ जाके, लेकिन उसके लिए आपको IELTS का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको कोर्स का वहाँ से जो अपना पूरा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का होता है, वो सब आपको मिलेगा। उसके बाद में आपने कोर्स किया, कोर्स में आपको ये ITR वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, आपको IELTS का एग्ज़ाम चाहिए, और जो एंट्रेंस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटीज़, वो आपको पूरी करनी है। उसके बाद में आपको, जैसे अपने इंडिया में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, वैसे कनाडा में आती हैं। ठीक है, अगर आपका वैसे ही काम हो गया कि आपको वहीं पे कंपनी ने रिक्रूट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप भी वहाँ जाके वर्क परमिट ले लो, परचेज कर लो, है ना, या फिर वहाँ की कोई कंसल्टेंसी वाली पे जाओगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप, क्योंकि स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा यार कौन सी कंपनी है, कहाँ पे जॉब निकली हुई है, आप भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। प्रोफाइल अच्छी है, रिज्यूम अच्छा है,
इंटरव्यू अच्छा हुआ तो आपको डायरेक्ट भी मिल सकती है, पैसे नहीं लगेंगे, तब आपको वर्क परमिट मिल गया। कम से कम आपको कनाडा में 6 साल तो रहना ही है, मतलब 1 साल मतलब 2 साल का वर्क परमिट मिलता है एक बार में, तो आपको 3 बार 2 बार वर्क परमिट मिला, 6 साल मिल गया, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है। और अगर आपको जैसे 2 साल आपको वर्क परमिट मिला हुआ है, आपको वहाँ पे काम नहीं जम रहा, आपको पता है यार ये दोबारा अपना रिन्यू नहीं होगा, तो आप उसी टाइम में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो आप परचेज ही नहीं करोगे, आपको वैसे ही पता लग जाएगा यार उस वाली कंपनी में नॉर्मली अपना एक्सपीरियंस तो है, अपने को जॉब मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि कैसे आप 8-9 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए या उससे भी कम में कनाडा में वर्क परमिट ले सकते हो। वर्क परमिट के बाद आप पीआर ले सकते हो। इसका प्रोसेस मैंने बताया। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है तो फ्रेश कमेंट करो, पक्की बात है आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा मेरी साइड से, ठीक है। और अगर आपका ऐसा है कि आपका रिफ्यूज़ल हो गया, आपको पब्लिकली आपको नहीं कोई क्वेश्चन पूछना है, तो इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी करो, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं, है ना। अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछना बिल्कुल। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे इसको लाइक करना, उनके साथ में शेयर करना जो कनाडा जाना चाहते हैं, वहाँ का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, वहाँ का क्या प्रोसेस समझना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।